नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन के बाद अब बारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जपने की है। एमपी की डॉक्टर मोहन यादव सरकार स्कूलों में, कॉलेजों में अब भगवान राम और भगवान कृष्ण के चरित्र को पढ़ाएगी ताकि युवाओं और बच्चों को प्रेरणा मिल सके। यानी ये स्कूल कॉलेजों में भक्ति काल की शुरुआत है। हालांकि आज जो बहुत सारे निर्णय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिए, उसमें बहुत सारे बहुत उपयोगी पाठ्यक्रम भी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाएंगे, एक सराहनीय है। इसके अलावा एमपी में जहां जहां भगवान राम और भगवान कृष्ण के चरण पड़े हैं, उन स्थानों की महिमा से जनता को अवगत कराया जाएगा। हालांकि सरकार के इस फैसले को सराहना की नज़र से इसलिए देखा जाना चाहिए क्योंकि हर सूबे का व्यक्ति इस एक बात को लेकर इतराता है कि हमारे यहाँ अमुक अमुक भगवान की लीलाएं हुई हैं। हमारे सूबे के लोगों को भी तो खुद पर गर्व करने का मौका मिलना ही चाहिए। हालांकि जब सरकारी स्तर पर कोई धार्मिक मसलों से जुड़ा निर्णय होता है तो विपक्ष अपनी घ्राण शक्ति बढ़ा देता है और समझने की कोशिश करना शुरू कर देता है कि इसके पीछे असल एजेंडा क्या है। आज भी दो बड़े कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह ने फौरन इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। हाँ, ये अपेक्षित सावधानी दोनों ने रखी कि बोलते समय कहीं से भी सनातन विरोधी होने का पुट झलकना नहीं चाहिए। तो आज बात इसी मसले की करेंगे कि सरकार के इस निर्णय को जनता कैसे परिभाषित करेगी। भगवान श्री कृष्ण को शिक्षा यहीं से मिली, उनको सबसे संहारक अस्त्र सुदर्शन यहीं से मिला, उनकी सबसे प्रिय और अप्रतिम सौंदर्य की मूर्ति पत्नी माता रुक्मणी यहीं से मिली। तो ये तथ्य जन जन को क्यों पता नहीं होना चाहिए। विपक्ष जो मांग कर रहा है कि गुरु नानक, जीसस और मोहम्मद साहब भी पढ़ाइए, तो उनके कोई संदर्भ एमपी में आने के हैं क्या? ऐसे बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। राम वन गमन पथ के बाद अब एमपी में कृष्ण पाथे को प्रमुखता से सरकारी स्तर पर चिन्हित किया जाएगा। भगवान कृष्ण के चरण एमपी में जहां जहां भी पड़े हैं और जहां से भी उनका संबंध रहा है, उन इलाकों को सरकार वरीयता से लोगों के सामने लाएगी और विकसित भी करेगी। कान्हा संदीपनी आश्रम आए थे अध्ययन के लिए, एमपी में ही उन्हें सुदर्शन चक्र मिला था, एमपी से ही उन्होंने रुक्मणी जी का हरण और फिर वरण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन स्थानों के लिए एक विधिवत कार्य योजना तैयार की है और उन्हें विकसित किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनका जीवन व्रत और उससे जुड़ी बातें पाठ्यक्रम में भी शामिल की जाएंगी ताकि स्टूडेंट जो हैं वो भी इन्हें पढ़ सकें। मध्य प्रदेश सरकार ने श्री राम पथ गमन, श्री कृष्ण पथ गमन दोनों बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं और इन पथ गमन के आधार पर मध्य प्रदेश में भगवान राम किन किन स्थान पे गए हैं, उन प्रत्येक स्थान पर जाकर के उन स्थानों को चिन्हित करके उनको तीर्थ के रूप में विकसित करने का सरकार ने पहली बार में गठन के साथ ही निर्णय किया था। हमारे घोषणा पत्र में भी था। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हम इस पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भगवान कृष्ण, भगवान राम की जीवन की पाठ्यक्रम संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको भी हम पाठ्यक्रम में उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा में लेने वाले हैं। जाहिर है कि धर्म से जुड़ा कोई मसला यदि सरकार के एजेंडे में आता है तो सबसे पहले उसका बिटवीन द लाइन तलाशने का काम शुरू करती है कांग्रेस। आज कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की भ्रकुटी सरकार के इस निर्णय पर टेढ़ी हुई। दिग्विजय सिंह और वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह ने फौरन प्रतिक्रिया दी, जिसके भाव ये थे कि श्री राम और कृष्ण हमारे आदर्श हैं, उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि गुरु नानक, जीसस और क्या मोहम्मद साहब के बारे में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? कांग्रेस जानती है कि सीधे टिप्पणी उसके सनातन विरोधी चेहरे को सामने ला सकती, लिहाजा उसके विरोध में कुछ और धर्मों के आवरण भी छिपा लेती है ताकि सर्वधर्म समभाव का विचार जनता के सामने दिख सके। भगवान राम हमारे आदर्श पुरुष थे, कृष्ण भगवान हमारे आदर्श। मैं कहता हूँ कि ये राजनेता तो मैं नहीं कहूँगा उनको, वो सही प्रकार के एक विचारक थे। इसके साथ साथ गुरु नानक जी पर क्यों नहीं आना चाहिए, जीसस पे क्यों नहीं आना चाहिए? अब मैं कहूँगा तो आप लोग एडिट करके वही सिखाएंगे। जितने भी धर्म के गुरु हैं, सबके अच्छे आचरणों का उल्लेख अगर किया जाता है बच्चों के लिए तो उसमें हम स्वागत करें। हालांकि यदि हमारी धरती पर भगवान की लीलाओं के प्रमाण हैं
और सरकार उस महिमा को जनता के ध्यानार्थ लाना चाहती है तो ये विरोध की नहीं, गौरव की बात है। हर सूबे का व्यक्ति इस बात पर इतराता है कि उनके यहाँ किन किन भगवानों की लीलाएं हुई हैं, तो भला हमको क्यों नहीं गौरव करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन मेहमानों का सबसे पहले आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हमें चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं आनंद जाट, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। आनंद जी का बहुत बहुत स्वागत। दूसरी मेहमान है गुंजन चौक से, बीजेपी की विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। गुंजन जी का भी बहुत बहुत स्वागत। तीसरे मेहमान हैं पवन देवलिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। पवन जी का भी बहुत बहुत स्वागत कर लेते हैं। शुरुआत आज करेंगे आनंद जाट जी से। आनंद जी, कैसे देखते हैं आप इस निर्णय को? देखिए, मध्य प्रदेश में 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अगर ये अब तक नहीं पढ़ाए गए हैं तो ये एक अच्छी पहल है। लेकिन भारत की संस्कृति कहती है कि सभी अच्छे विचार जो हैं हम उनकी तरफ बढ़ें और सभी अच्छे विचार हमारी तरफ आएं। महाउपनिषद का एक श्लोक है कि अयम निजः परो वैति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, कि ये अपना बंधु है, ये अपना बंधु नहीं है, ये छोटे चित्त के लोगों का काम है। ये सोचना छोटे चित्त के लोग सोचते हैं और जो बड़ा और विराट उदार चित्त का व्यक्तित्व होता है उसके लिए पूरी वसुधा ही कुटुंब होती है, परिवार होती है। तो क्यों नहीं आर्य समाज का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाया जाना चाहिए? क्यों नहीं जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएं हैं वो ना पढ़ाई जाएं? क्यों गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाने से सरकार को ऐतराज होना चाहिए? तो कुल मिलाकर ये है कि प्रभु श्री राम और जो योगेश्वर कृष्ण है उनकी लीलाओं, उनके जीवन वृत्तांत से किसी को आपत्ति नहीं है। वो भारत के कण कण में व्याप्त हैं और हम जीवन में जो भी दर्शन लेकर चलते हैं उसमें कहीं ना कहीं महाभारत और रामायण के जीवन प्रसंगों का जरूर प्रभाव होता है। तो इन्हें पढ़ाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है उस संस्कृति के अर्थ में चूंकि भारत में विविधता बहुत है और भारत के बारे में ये कहा जाता है मध्य प्रदेश चूंकि एक छोटा लघु भारत का स्वरूप है, तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी। तो जब इतनी विविधता है तो क्यों नहीं प्रत्येक विचार को हम महत्व दें और हर तरह के विचारों से हम नई चीजों को जवाब ले लेते हैं। अब जब पूरी मोटी मोटी सारी बातें आपके ले ली, गुंजन जी जवाब। देखिए रवीन जी, भारत की जो सनातन है, भारत की जो संस्कृति है, वो कांग्रेस समझते कहाँ है? अगर वो समझ रहे होते तो आज इस विषय को वो राजनीतिक विषय में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करते। आज इस विषय पे भी वो आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश नहीं करते। जिस तरह हम कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट तो किया कि हाँ खुशी की बात है, 20 वर्षों से है, आया नहीं, अभी आना चाहिए, लेकिन उसके बाद की जितनी टिप्पणी की है उन्होंने सिर्फ इसे राजनीतिक तूल देने की टिप्पणी की है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये सनातन सर्वोपरि है यहाँ के लिए, यहाँ भारत की संस्कृति इनके लिए सर्वोपरि है। आने वाली पीढ़ी को भी हम हमारे उस सनातन, उस संस्कृति, उस धरोहर से अवगत कराना चाहते हैं जो उनके भविष्य के लिए जरूरी है। G20 समिट के समय हमने क्या देखा था, आपने और हम सबने और पूरी भारत की जनता ने क्या देखा था कि पूरे दुनिया से जितने लोग आए थे, जो टॉप लीडर्स आए थे, उनके सामने भी आज भारत के सनातन का डंका बजा था। ऋषि सुनक जी को मत्था टेके हम सबने देखा था। तो हमारी जो संस्कृति है वो हमारी आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचनी चाहिए। और रही बात विभाजन की, देखिए ये कई इन्होंने कुछ श्लोक भी बोले और ये क्या जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति अगर इस देश में किसी ने की है तो वो कांग्रेस ने की है। सबका साथ, सबके विकास की अगर कोई बात करता आ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। जितनी भी जनहित योजनाएं हैं वो सबके लिए लागू होती है। वहां पर विभाजन करके नहीं दिया जाता है कि लाडली विभाजन नहीं किया जाएगा। तीसरे मेहमान को इन करते हैं, पवन जी को इन करते हैं। वो जवाब भी देना चाह रहा है आनंद जी, लेकिन जाऊंगा पहले पवन जी की तरफ जाते हैं। पवन जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को? देखिए प्रवीण जी, बात वहीं से शुरू करेंगे। जैसा कि अभी कहा कि सबका विकास सबका साथ, तो बात यह है कि धर्म के आधार पर या धर्म को पढ़ाया जाना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जब हम आसाम में सर्वे में थे तो वहाँ पे के प्रचार के दौरान वहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो मदरसे में गए और उनसे पूछा बच्चों से कि बच्चे आप क्या बनना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा डॉक्टर। तो उन्होंने कहा इस मदरसे में पढ़ के तो बेटा डॉक्टर नहीं बनोगे, यहाँ तो मौलवी बनोगे।
तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि विकास की बात करें, आपकी जो पूर्ववर्ती सरकारों ने जो बड़े बड़े काम किए हैं उसकी बात करें, ये धर्म की बात को या धर्म को पढ़ाया जाना चाहिए। अच्छा विषय है, मैं मानता हूँ इस विषय को कि होना चाहिए। मैं भी सरस्वती शिशु मंदिर का विद्यार्थी रहा हूँ और वहाँ पे विवेकानंद जी से लेके उस शिवाजी और जितने भी महापुरुष रहे हैं और जहाँ तक धर्म की बात है वो सारे हम लोगों को पढ़ाए गए हैं। लेकिन अब ये विषय क्यों अचानक छेड़ा गया? क्या कांग्रेस जैसे थोड़ा सा आपको एक ऐड ऑन कर लेता हूं, हालांकि विद्वान पत्रकार हैं। ये सबसे आखिरी कंडिका है, हमने उठा ली उसे इसलिए क्योंकि ये एक तरह से जैसे सबको अपील कर रहा है तो हमको कर रहा है। बाकी बहुत सारी चीजें उन्होंने आज वाले उस फैसले में किए कि एग्रीकल्चर भी पढ़ाएंगे, रोजगार परक पाठ्यक्रम भी पढ़ाएंगे, जो एक्सीलेंस कॉलेज होंगे वहां पर ऐसी इमेज बनेगी कि जो दूसरे राज्यों के बच्चे पढ़ने आए। एक जो कंडिका थी कि भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र खुलेगा और इसमें ये पढ़ाए जाएंगे, इसलिए हमने ये उठा लिया। बात पूरी करिए प्लीज। हाँ जी, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो विषय हैं ये पारिवारिक विषय होते हैं। परिवार में जब हम सामूहिक परिवार में बैठते हैं तो चर्चा करते हैं, अपने धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। पढ़ाया तो शुरू से जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा। हाँ, मध्य प्रदेश में ज़रूर जो है हम इस मामले में पीछे हैं, ये कह सकते हैं। जैसे कि मुरैना जिले में एक 64 योगिनी का मंदिर है, वो बहुत प्राचीन मंदिर है और हमें लगता है कि शायद ही किसी ने देखा हो। तो ऐसी बहुत सारी धार्मिक संस्कृतियों की जो कहना चाहिए कि मध्य प्रदेश जी, तो ये तो होना चाहिए, मैं इसका बिल्कुल समर्थन करता हूँ। लेकिन मेरा कहना ये भी है कि अब जैसे उज्जैन की बात करते हैं तो छिपरा में कितनी गंदगी मिल रही है, इस विषय में भी बात होना चाहिए। हम आगे की बात करते हैं लेकिन पीछे हम क्या छोड़ के जा रहे हैं इस पर चर्चा नहीं होती। राम पथ गमन की कब से बात हो रही है, 2 चुनाव हो चुके उस पर, आज तक पूरा नहीं हुआ। तो मेरा सिर्फ इतना है कि जो आप बात करते हैं उसको हमें लगता है कि करना चाहिए, पाठ्यक्रम में उतारने के बाद। अगर जी, और आनंद जी को रुक कर लेते हैं एक बात। आनंद जी, जो मैं समझ पाया मतलब इस निर्णय से, हमने जैसे कहा कि भाई एक आखिरी बिंदु उठाया क्योंकि आखिरी बिंदु लग रहा था कि भाई रामचंद्र जी और कृष्ण जी का भी जो चरित्र वो पढ़ाएंगे। जो मैं समझ पाया वो ये कि उनका एमपी कनेक्शन है। मतलब आप इससे ये तो सर्वमान तथ्य है कि जैसे हमने अपने पैकेज में भी कहा कि भाई उनकी शिक्षा यही हुई भगवान कृष्ण की। सुदर्शन जो सबसे संहारक अस्त्र है वो उन्हें यहीं मिला एमपी में ही। उनकी पत्नी रुक्मणी जी, माता रुक्मणी यहीं मिली। तो एमपी से कनेक्शन वाला पार्ट शायद वो पढ़ाएंगे, मुझे ऐसे लगता है। नहीं, आपने बहुत अच्छे से उसको व्याख्यायित किया है। इनकी मंशा अगर आपने जो सोची है वही है तो वो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा होता नहीं है प्रवीण जी। हम कुछ और सोचते हैं और होता कुछ और है। जैसे अभी पवन जी ने भी कहा कि 2 चुनाव निकल गए, लेकिन मध्य प्रदेश का बच्चा अगर आज राम वनगमन पथ को जानता है तो 2018 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो और जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी उसके कारण ज्यादा लोग जानने लगे हैं कि प्रभु श्री राम के पवित्र चरण मध्य प्रदेश की पावन धरा पर भी पड़े थे। ये बहरहाल मैं विषय पर आता हूँ। मुझे लगता है कि राम और कृष्ण का जो जीवन का प्रसंग और जो दर्शन है वो भाजपा के जो मंत्री और नेतागण हैं और जो लोग ये नरसिंह घोटाले में संलिप्त हैं, जिन्होंने व्यापम घोटाला किया, जो 4-4 साल तक नरसिंह की परीक्षाएं नहीं हो रही, उन्हें भी इन शिक्षाओं की बहुत जरूरत है प्रवीण जी। और उस सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि 4-4 साल तक बच्चे एक ही कक्षा में हैं और एडमिशन दिए जा रहे हैं, घोटाले किए जा रहे हैं। अभी नीट का एग्जाम है जो व्यापम का राष्ट्रीय संस्करण है। व्यापम जो मध्य प्रदेश से हुआ था उसका राष्ट्रीय संस्करण बन गया है। तो मध्य प्रदेश का ये जो घोटालों वाला मॉडल है अब वो दिल्ली में भी अप्लाई हो गया है। तो किस तरह से राम और कृष्ण का जो जीवन है उस जीवन की शिक्षा की जरूरत तो केवल विद्यार्थियों को थोड़ी है, सबको है। तो क्यों ना ये जो घोटालेबाज हैं, ये जो भ्रष्टाचारी हैं, जो पूरी व्यवस्था को एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने के बाद अब आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर देना चाहते, क्या इन्हें जरूरत नहीं उस शिक्षा की? ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आप जवाब ले लेते हैं। आपको बहुत डिटेल में समझा आपका बिंदु। एक बार गुंजन जी का रुख करते। गुंजन, जवाब दीजिए। देखिए, जो बातें कर रहे हैं घोटालों की, तो ये जवाब देना 2G स्कैम घोटाले पे, ये जवाब दे कॉमनवेल्थ घोटाले पे, ये जवाब दे नेशनल हेराल्ड केस घोटाले पे, कोयला घोटाले पे, अभी तो इनके जो इंडी गठबंधन के साथ इनके सामने हुआ लिकर स्कैम घोटालों पे। जब घोटालों की बारी आती है तो आप तब ईडी, सीबीआई जैसे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे आरोप लगा लेते हैं। जब आपके नेताओं के
यहाँ छापे पड़ते हैं, इलीगल कैश निकलता है, तो ये कहते हैं कि ईडी सीबीआई खरीद रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। तो देखिए आपका ये जो दोहरा चरित्र है ये जनता जनार्दन समझ चुकी है। और रही बात आपको देखिए कृष्ण, प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण की बातें कांग्रेस को समझाने का कोई मतलब नहीं है, और ना कांग्रेस वालों से बात करने का मतलब है, क्योंकि जो सनातन विरोधी पार्टी है, जो संस्कृति विरोधी पार्टी है, जो सनातन को डेंगू मलेरिया जिसके नेता बोलते आ रहे हैं, जिसका ये समर्थन करते आ रहे हैं, इनका किसी विशेष नेतृत्व ने क्या इस बात पर आपत्ति दिखाई थी जब सनातन को डेंगू मलेरिया बोला था? जब आज राम मंदिर का निर्माण हुआ था, जब उसको इन्होंने बहिष्कार किया था, तो क्या इस पे किसी ने आपत्ति दिखाई थी? तो देखिए जो सनातन पवन जी को इन करता हूँ, आपका भी प्रमुख जितने बिंदु थे ले लिए। गुंजन जी एक बार पवन जी को, तीसरे मेहमान को इन करना चाहूंगा, माफ कीजिए। शैक्षिक एजुकेशन पे भी ध्यान दिया है। ठीक है प्रवीण जी अपने 2 मिनट में बात कंप्लीट करूंगी। 2 मिनट ज्यादा हो जाएगा, बहुत जल्दी में कर दीजिए, तीसरे मेहमान की तरफ जाऊंगा जल्दी। पर्सन कह रहे थे कि आप ये कह रहे थे कि हर धर्म का होना चाहिए, तो हर धर्म का है। आप मुझे बताएं भारत के संविधान का आर्टिकल 30 क्या कहता है? वो तो माइनॉरिटीज को अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलने का उनको राइट। ठीक है, अब एक बार पवन जी को इन करते। पवन जी आज के जो फैसले हैं जिसमें से प्लीज गुंजन जी आप मौका दे दीजिए, पवन जी को अवसर दे दीजिए। उससे राजनीति को ठीक है की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है पवन जी, आज के जो फैसले हैं उसमें महत्वपूर्ण बहुत सारे वो है। एक उन्होंने तय किया कि भाई जो पीएम एक्सीलेंस कॉलेज होंगे वहाँ बीएससी एग्रीकल्चर होगा। अभी तक मतलब मेरे वक्त में मैं खुद भी एग्रीकल्चर पढ़ना चाहता था, लेकिन पीएटी होती थी जो मैं क्लियर नहीं कर पाया, तो उसके जरिए चयन होता था। अब ये उन्होंने कहा कि भाई एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे। आपको लगता है ये भी एक ठीक कदम है? मैंने बहुत सारे और भी आज के उनके फैसलों में शामिल है, हमने ये धार्मिक वाला एक मुद्दा उठा लिया, बीएससी एग्रीकल्चर। बिल्कुल प्रवीण जी, मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं। और ये जो नया पाठ्यक्रम शुरू हो रहा है इसकी मुझे बहुत सारे जो हमारे मित्र हैं जो लगभग एग्रीकल्चर से पढ़े हुए हैं और आगे चल के जो नौकरियां कर रहे हैं, सभी लोगों से बात हुई है, तो सभी लोगों ने इस निर्णय की सराहना की है। सरकार का अच्छा कदम है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सरकारों को बदलते रहना चाहिए, मुखियाओं को बदलते रहना चाहिए। कुछ नई चीज़ें, नए प्रयोग जो है देखने को मिलते हैं। जो आज जो निर्णय हुए हैं वो निश्चित रूप से सरकार ने जो निर्णय लिए वो अभिनंदनीय है। और फिर मैं कहूँगा वो पुराना जो विषय आपका जो चल रहा था कि धर्म को कभी पब्लिक स्वीकार नहीं करती। जैसे आप देखें अयोध्या में क्या हुआ, जो राम को लाए थे उनका हश्र कैसा हुआ। धर्म को आगे नहीं रखें, धर्म को पारिवारिक विषय रहने दें। हाँ, अगर कांग्रेस को कोई बात करना है तो मंदाकिनी जो नदी है उसमें प्रदूषण की बात करें, क्षिप्रा नदी है उसमें प्रदूषण की बात करें। जिस तरह से उसमें जो प्रदूषण मिल रहा है, जो गंदे नाले जाके मिल रहे हैं, जो मंदाकिनी के किनारे शौचालय बने हैं आज भी, उनको नष्ट कराएं। इस विषय में बात करना चाहिए। पढ़ाने के विषय में जी हाँ, नर्मदा जी का तो जो देख ही रहे हैं, 24 घंटे वहाँ डंपर चल रहे हैं काफिले के साथ में। और जो खनन हो रहा है जिसमें जो उससे कहना चाहिए, आप डिंडोरी में देखिए आप क्या वहाँ आपदा जैसी आई हुई है। तो मुझे लगता है कि ये जो विषय हैं ये निजी विषय होते हैं। धर्म को जब आप सड़कों पर लेके आएंगे तो आपको धर्म कभी स्वीकार नहीं करता। ये इस चुनाव में देखने को मिल गया। जो लोकसभा का चुनाव हुआ इसमें आप देखिए किस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी का पतन हुआ। हम सब ने देखा, जहां हमें लग रहा था कि बाहरी बम्फर के साथ मोदी जी सरकार बनाएंगे, वो बैसाखियों पे सवार हो। आनंद जी के पास जाओ। आनंद जी, आज वाले जो फैसले हैं मतलब उसमें, और मैं चाहता हूं एक बार जल्दी से उच्चारित करके आपको सुना दूं, और उम्मीद है कि आपने जरूर, भाई विपक्ष तो देखते ही बारीकी से, विमानन भी आएगा पाठ्यक्रम में, एग्रीकल्चर जैसे मैंने पवन जी से पूछ लिया वो भी आएगा पाठ्यक्रम में, मतलब इसी पीएम एक्सीलेंस वाले में, और बाकी सारे जो और भी चीजें हैं वो भी आएंगी। तो सिर्फ धर्म नहीं पढ़ा रही है मतलब गवर्नमेंट, बाकी के तो निर्णय की कुछ तारीफ कर दीजिए। प्रवीण जी, मैंने तो किसी निर्णय की बुराई की ही नहीं। अच्छा, मैंने तो कहा कि ये हो, साथ में ये भी हो। हाँ। मैंने तो एक बार भी बुराई नहीं की, और कांग्रेस पार्टी भी इस विचारधारा को अपनाती है। हम तो नहीं कहते कि कांग्रेस मुक्त भारत या भाजपा मुक्त भारत की तरह नारा हम नहीं लगाते। अगर हम चाहते तो इनके सिर्फ 2 ही नेता थे, उनको कभी भी हम ईडी सीबीआई लगाकर खत्म कर देते। लेकिन हम विपरीत विचारधाराओं को, विपरीत और असहमति के विचारों को सम्मान देने वाली पार्टी हैं। तो ये जो विमानन की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, और पहली बात तो ये है कि भाजपा की सरकार ने कॉलेज खोलने की बात की है, इसी का अभिनंदन होना चाहिए।
ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये कितना अभिनंदनीय प्रयास है कि भाजपा की सरकार को आज ये एहसास हो रहा है कि शिक्षा महत्वपूर्ण है। उस मध्य प्रदेश में जिसमें नीति आयोग शिक्षा सूचकांक जारी करते हुए कहता है कि 19 बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश 15वें स्थान पर है। ये 20 साल में भाजपा ने दिया है और 98,000 स्कूलों में ना शिक्षक है, ना बिजली की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, बच्चियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, महिला शिक्षक किसी स्कूल में जितने पद सैंक्शन है वहां पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो मध्य प्रदेश की शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री के नाम से कोई कॉलेज खुल रहा है तो उसका अभिनंदन किया जाना चाहिए। गुंजन जी वो कह रहा है कि अभिनंदन करेंगे आपका, और वो तंज में कह रहा है कि आपकी तो तारीफ इस बात को लेके कि आपने शिक्षा को महत्वपूर्ण समझा। जो उनके तंज का भाव यह था कि अभी तक आप शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते ही नहीं थे इतने साल की सरकार में। कि इनके समय पे कितने एम्स थे और आज कितने हैं, ये जवाब थे कि आईआईटी उस समय कितने थे और आज कितने हैं। सिर्फ बोलने से, जनता को भ्रमित करने से जनता नहीं समझती। और मुझे मैं नड्डा जी नहीं हूँ, गुंजन जी, मैं नड्डा जी नहीं हूँ। इन्होंने नड्डा जी मदुरई का कहा कि खाली जमीन सीबीआई लगा के हम खत्म कर सकते थे नड्डा आपके जी 2 नहीं हूँ नेता को। अरे नड्डा जी की तरह झूठ नहीं बोलता मैं नड्डा जी की तरह झूठ नहीं बोलता। मदुरई के एम्स का झूठा फोटो लगा दिया था उन्होंने, मदुरई के एम्स का झूठा फोटो लगा दिया था, दरभंगा के एम्स की झूठी बातें भाजपा ने फैलाई। कहाँ एम्स खोल दिया आपने? झूठ मत बोलिए, टीवी पर इस तरह झूठ मत बोलिए गुंजन जी, टीवी पर झूठ मत बोलिए इस तरह गुंजन जी, टीवी पर झूठ मत बोलिए। यहाँ की सड़कें देख ले, बिजली देख ले, शिक्षा देख ले, आप कानून व्यवस्था देख ले, आप जिस व्यवस्था की बात करें, आज 20 वर्षों में मध्य प्रदेश को अगर टॉप राज्यों में कोई लेकर आया तो वो भारतीय जनता पार्टी के लेकर आए। आपने क्या किया था 2003 से पहले? बंटा ढार करके रखा था दिग्विजय सिंह जी ने। सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, शिक्षा की बात छोड़िए। आज अगर आपका बच्चा भी, मैं आनंद जी आपसे बोलना चाहती हूँ पूर्ण रूप से, अगर आपके घर में भी अगर बच्चे तरक्की कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि 20 वर्षों में ये भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में काम किया है। आप लोगों के भी सारे बच्चे मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। यहाँ संस्कृति, सनातन, इन सब की बातें करना अच्छा लगता है। सारे लोग जो भाजपा के हैं सब अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। जनता जनार्दन मिशनरी स्कूल में पढ़ाते हैं सारे लोग अपने बच्चों को। भाजपा के जितने भी नेता हैं, ठीक है, माफ कीजिए, तीसरे में मानकुन कर दोनों पॉलिटिकल गेस्ट से प्लीज। मैं बहुत आदर के साथ एक बात और कहना चाह रही थी, मैं वरिष्ठ पत्रकार को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि गुंजन जी की बात सुन लेते हैं। आनंद जी आपकी बारी में फिर वो बोलेंगे, शोर जाएगा, वो कहना चाह रही सुनते हैं। गुंजन जी बोलिए, बात जी प्रवीण जी, कांग्रेस से डेकोरम की उम्मीद हमने पहले भी कभी नहीं की, इसलिए आज भी नहीं करते हैं। जिस पार्टी का चरित्र नहीं, वहां के प्रवक्ताओं का भी इस तरह डेकोरम मेंटेन करने की मैं उम्मीद ही नहीं करती। बात तो पूरी कर लीजिए। फिर भी आप मुझे 2 मिनट सुने, मैं वरिष्ठ पत्रकार की भी बात को बहुत सम्मान से सुन रही थी। आज उन्होंने कहा जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी का पतन नहीं होता लोकसभा चुनाव में, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या मध्य प्रदेश में पूरी 29 की 29 सीट लाने को ये पतन का नाम देना पड़ेगा हमें? अगर पतन किसी का हुआ है तो वो कांग्रेस का हुआ है। अगर आज अस्तित्व वजूद किसी का मध्य प्रदेश में खत्म हुआ है तो वो कांग्रेस का खत्म हुआ है, और उसके पीछे कारण है, जनता जनार्दन जान चुकी है कि सिर्फ योजनाओं को कागजों पे लाना, भ्रष्टाचार करना, परिवारवाद को आगे बढ़ाना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, विभाजन की राजनीति करना, ये जनता ने इसे समाप्त किया है। और जनता जनार्दन ने जवाब दिया है कि विकास के बारे में जो सोचेगा, सनातन के बारे में जो सोचेगा, संस्कृति के बारे में जो सोचेगा, आपको पर्याप्त वक्त दे दिया और आपको सुना, आनंद जी ने भी सुना, मैंने भी सुना, पवन जी ने भी सुना। पवन जी जवाब। देखिए प्रवीण जी, मैं बात वहीं से शुरू करूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के या संघ के जो पदाधिकारी हैं वो अपने बच्चों को सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाना शुरू करें। वो अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल में ना भेजें, वो अपने बच्चों को विदेश पढ़ने ना भेजें। आज मेरे पास बहुत लंबी सूची आई है जिसमें सारे बड़े नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़कर आए हैं, शिवराज सिंह चौहान से लेकर सारे, उसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं। धर्म की जब आप बात करते हैं तो फिर धर्म को अपन को बचाने की भी बात करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। हाँ, ये सरकार की बहुत अच्छी शुरुआत है कि बहुत सारे पाठ्यक्रमों में नए लोगों को नए जोड़ रहे हैं, शिक्षा में नए पाठ्यक्रमों को। लेकिन एक बात और मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश में जो घोटालों की चर्चा हो रही है, नर्सिंग, वो भी बच्चों से संबंधित है, वो भी पढ़ाई से संबंधित है। क्यों उस पर जांच नहीं हो रही? इतने लंबे समय से सीबीआई बैठी रही और सीबीआई के अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा।
उस पर क्यों कार्रवाई नहीं होती, क्यों मंत्री नहीं बोलते, क्यों मुख्यमंत्री नहीं बोलते? तो मुझे लगता है कि जब बच्चों की चिंता, पढ़ाई की चिंता जब सरकार करती है, तो इस तरह के जब शिक्षा के क्षेत्र में घोटाले होते हैं तो उन पर भी चिंता करना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इन मुद्दों को उठाना चाहिए, इस विषय को पकड़ना चाहिए। पतन को और परिभाषित जहाँ करने तक की मांग कर रही गुंजन जी, वो कर दीजिए जल्दी से। वो कह रही पतन को परिभाषित हमने देश का चुनाव हुआ है, मध्य प्रदेश के विषय में हमने बात नहीं की है। जो राम को लाए थे, हम वहां की बात कर रहे थे, उनका हसर अयोध्या में क्या हुआ, वहां के लोगों ने स्वीकार नहीं किया और वहां के राम ने स्वीकार नहीं किया। मेरा विषय वो वही है कि धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। बहुत छोटा रिमार्क गुंजन जी और बहुत छोटा आनंद जी, को बिल्कुल फिसल गया वक्त, जल्दी से छोटा सा। प्रवीण जी देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म कभी भी राजनीति का मुद्दा नहीं रहा है, आस्था का मुद्दा रहा है। उससे अगर किसी ने राजनीति की है तो वो कांग्रेस ने की है। और आज भी संवैधानिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पे अगर राजनीति भुनाने की कोई कोशिश कर रहा है तो वो कांग्रेस कर रही है। आनंद जी क्लोजिंग। है पूरी तरह से धर्म विरोधी है, संस्कृति विरोधी है और आम जनता के विरोध में खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी है। जनता के विरोध वक्त बिल्कुल फिसल गया हाथ से। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात सही है कि जो पवन जी कह रहे थे उससे मैं आंशिक तौर पर जरूर सहमत हूं कि यदि एक टॉपिक पर बात होती है तो सवाल उठ जाते हैं, लेकिन आज वाले जो फैसले हैं उसमें एक तारीफ करनी होगी कि बहुत सारे ऐसे नए जो पाठ्यक्रम है वो शुरू किए जाएंगे। बस इनका जो मैदानी अमला है, मतलब जिनको हम कहें टीचर या प्रोफेसर या बाकी के लोग, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, वो अगर व्यवस्थित हो गया तो ये वाकई अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगा। आज की चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए BS TV।